हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो मेरे बच्चों स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा नए लेक्चर में आज चर्चा करने जा रहे हैं सबसे पहले जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 से जो अमेंडमेंट हुई है उनकी, क्योंकि हमने बहुत सारी बातें पुराने लॉ की पढ़ी हैं। एक तो अमेंडमेंट डिस्कस कर रहे हैं, उसके साथ साथ बेटा 20 केस स्टडी है, कोशिश करते हैं कि मैक्स आज कर लें, 15-16 कर लें, 3-4 करके ले छोड़ दें और पास्ट ईयर क्वेश्चन। ठीक है जी। मैंने वैसे सोचा था कि मैं 25 तारीख तक खत्म करा चुका हूँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, और 26 संडे को मैं चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट खत्म करता हूँ। ठीक है जी। फिर 27 से देखते हैं, हमारे पास 15 तारीख तक का टाइम है, मतलब 14 तारीख तक का टाइम है, 15 से तो मेरा शेड्यूल है। वो मुझे फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट खत्म करना है, वो हो जाएगा। पहले फाइनेंशियल मार्केट खत्म होगा, फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो जाएगा बहुत इजीली। ठीक है जी। तो ये छोटा सा टारगेट है मेरा। बाबू अब मैं सबसे पहले चेंजेस आपको पढ़वा रहा हूँ, कहां पर क्या क्या चेंज हुआ। इंपॉर्टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ, कंज्यूमर की डेफिनेशन में एक छोटा सा चेंज है। देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने कंज्यूमर को कैसे डिफाइन करा, यहां से पढ़ना शुरू करना, अ कंज्यूमर। और ये तो पेज पूरा ही पढ़ना है, फिर बताता हूँ। पहली लाइन सेम, नेक्स्ट लाइन पढ़ना फुल स्टॉप के बाद। पहली लाइन यहां तक तो सेम है, सेकंड लाइन, सेकंड लाइन भी सेम है। बस वहां तीसरी लाइन ये थी, बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु बाय गुड्स फॉर रीसेल और एनी अदर कमर्शियल पर्पस, यही था ना। ठीक है जी। और वहां सर्विसेज की डेफिनेशन अलग थी, इसने गुड्स और सर्विस को पहले बात तो इकट्ठा कर दिया। ठीक है जी। एक लाइन नहीं ऐड हो गई, और वो क्यों ऐड हुई आपको खुद पता लग जाएगा, पढ़कर एक बार पढ़ना शुरू करना पहले। बस यहां तक बात नहीं ऐड हुई, क्यों ही आपको ही पता है। बेटा लॉ में अमेंडमेंट क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि नए नए एनवायरमेंट के चेंजेस ऐसे हो रहे होते हैं जो पुराने लॉ को ना खराब कर देते हैं। अब भैया कहीं पर भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात नहीं लिखी थी। अब भैया लोग इंटरप्रेट मिस इंटरप्रेट कर रहे थे कि ये बात सिर्फ ऑफलाइन ट्रांजैक्शन पे लगती है, तो उन्होंने बता दिया भैया हर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे भी लगती है बात, हर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ठीक है ना जी। चाहे वो मल्टी लेवल मार्केटिंग चल रही हो, चाहे वो टेली शॉपिंग चल रही हो, टेली शॉपिंग भी तो आजकल बहुत चल रही है, पूरे पूरे चैनल इस चीज पे है। ठीक है ना जी। एक नया प्रोडक्ट दिखाया जी, हमें कॉल करो ये आप ऑर्डर कर सकते हो। एक नया प्रोडक्ट दिखाया, हमें कॉल करो ये ऑर्डर कर सकते हो। यार टेली शॉपिंग बहुत चल रही है, मल्टी लेवल मार्केटिंग पता ही होगा आपने। ठीक है ना जी। अपने नीचे दो बंदे जोड़ो, उसके नीचे दो जोड़ो, उसके नीचे दो जोड़ो, उसमें कमाते रहो, मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो बेटा ये सिर्फ इसलिए किया गया ताकि जो नए एनवायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं उनके साथ कोप अप किया जा सके, उनके साथ तालमेल बिठाया जा सके लॉ का। आखिरी लाइन वही है, however any person who obtain goods or avails services for resale or commercial purpose वो कंज्यूमर नहीं है। ठीक है जी। कंज्यूमर राइट्स में कोई चेंज नहीं है दूर दूर तक। बस एक बात बेटा, राइट टू बी चॉइस या राइट टू चूज फ्रॉम को हम हमेशा लिखेंगे, अब राइट टू बी अशॉर्ट। ठीक है। राइट टू चूज नहीं लिखना, राइट टू चॉइस नहीं लिखना, राइट टू बी अशॉर्ट लिखना है, कंपलसरी बात है ये आप सबके लिए। ठीक है। आगे बढ़ जाए। चलो जी आगे बढ़ाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कोई चेंज नहीं है, 10 की 10 वैसी की वैसी हैं। ठीक है जी। वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन में कोई चेंज नहीं है। ठीक है। हाँ एक चीज ध्यान रख लेना, पेपर में बहुत ज्यादा बार इसका नाम आता है, ये मटका सा बना हुआ आता है, पूछते हैं कौन सा मार्क है, ये इको मार्क है, याद रखना। ठीक है जी। बाकी सब संभाल लोगे आप, ये तो क्लियरली लिखा हुआ है एग मार्क। आईएसआई मार्क सबको पता है, बहुत बचपन से देखते आ रहे होंगे इसको, तो कितनी जगह पे देखा होगा आपने। एफपीओ मार्क, ठीक है जी, ये हॉल मार्क है। ठीक है जी। इको मार्क याद रखना। ठीक है। और अब आ जाओ एक बार रिड्रेसल एजेंसी पर। ठीक है जी। हाँ इसमें अच्छा खासा चेंज है, यही सबसे बड़ा मेन चेंज है। ठीक है जी। डिस्ट्रिक्ट कमीशन पढ़ना शुरू करना फटाफट से। यहां तक पढ़ना पहले। ठीक है। अब यहां तक पढ़ा, अभी मैं एनालिसिस नहीं कर रहा हूं, आप अगली लाइन भी पढ़ो।
अब इतना बड़ा, आगे बढ़े। Last two line. In case of services, the disputes is settled based on the basis of evidence brought to its notice by the complainant and can ask for any required info, document or record from the service provider for settlement. ये पैराग्राफ भी पढ़ दो, फिर मैं थोड़ी सी एनालिसिस की बात करूं। ठीक है, ठीक है पुत्र, डन। अब मेरी बात सुन लो, समझ लो आराम से बेटा। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में केस कहां तक हो सकता है? अब लिमिट क्या है? 1 करोड़ तक। ठीक है जी, 1 करोड़ तक मुकदमा यही हो सकता है। ठीक है जी, लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि ये मैटर सेटल हो सकता है, आउट ऑफ द कोर्ट सेटल हो सकता है, तो कोर्ट कोशिश करती है मीडिएशन का, कि कहीं ना कहीं अगर कोई एक मीडिएटर बैठ जाए और आप दोनों की बातें सुन ले और आउट ऑफ द कोर्ट ही सेटलमेंट हो जाए तो ज्यादा अच्छा। ठीक है जी, क्योंकि कोर्ट में ऑलरेडी मैं बहुत बार बोलता हूँ 65 लाख 60 लाख केसेस पेंडिंग है। कोर्ट का समय कहां तक आप खराब कर सकते हो? अगर आउट ऑफ द कोर्ट निपटता है तो निपटा लो, नहीं निपटता तो कोर्ट देख ही लेगी। अगर गुड्स का मैटर है तो वही बात है कि टेस्टिंग के लिए भेज सकते हैं, बस थोड़ी सी मतलब वो बदल दी लैंग्वेज, मतलब वही है कि टेस्टिंग के लिए भेजेंगे, टेस्ट रिपोर्ट के बाद ही जजमेंट देंगे। लेकिन अगर सर्विसेज की बात है, सर्विसेज कहीं टेस्ट रिपोर्ट तो नहीं हो सकती, तो जो भी कंप्लेनेंट है उससे अगर कोर्ट चाहे तो जितनी मर्जी एडिशनल इन्फो मांग सकती है, जो भी उसके पास प्रोवाइड हो, जो भी रिकॉर्ड हो वो दे सकता है। ठीक है जी। और अगर आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन के जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं हुए तो अब 45 दिन आपके पास है स्टेट कमीशन में जाने के लिए। 30 नहीं, 45। 1 करोड़ और 45 दिन, दो लिमिट याद रखनी है। ठीक है, फटाफट से स्टेट कमीशन पढ़ना। स्टेट कमीशन, डन। 1 करोड़ से लेकर, 1 करोड़ नहीं, 1 करोड़ 1 रुपए से लेकर 10 करोड़ तक। ठीक है जी। और अगर सेटिस्फाई नहीं हुए तो 30 दिन के अंदर अंदर नेशनल कमीशन। और स्टेट कमीशन कहां पर होगी? कैपिटल ऑफ द स्टेट में, यानी कि यूपी के लखनऊ। 3 बातें याद रखनी है। ठीक है, नेशनल कमीशन, बस फटाफट से पढ़ के खत्म करो। 10 करोड़ से ज्यादा के सारे मुकदमे, और नेशनल कमीशन से सेटिस्फाई नहीं हुए तो बस सीधा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यहाँ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन वाली बात नहीं है। केस शायद डिस्ट्रिक्ट कमीशन से घूम घूम के आ रहा हो तब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जा सकते हो, और केस सीधा नेशनल कमीशन में हुआ हो तब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जा सकते हो, और वो भी 30 दिन में। ठीक है, हाँ अगर कुछ नहीं कहा तो सही में वैसे मेंबर आपसे पूछेगा नहीं। ठीक है, आगे बढ़ जाए। ठीक है बाबू, अब अमेंडमेंट के तौर पे ना, मुझे और कुछ अमेंडमेंट के तौर पे नहीं पढ़ाना। एक चीज लेकिन मैं दिखा देता हूं आपको, एक सेकंड दो मुझे, एक सेकंड। बेटा हमने ना रोल पढ़े थे, रोल ऑफ एनजीओ। ठीक है जी, मेरे नोट्स में जो 6 हैं उसके अलावा मैं चाहता हूँ एक और पढ़ दो आप। ठीक है ना, क्योंकि पेपर में अलग से बहुत आता है ये थर्ड वन। क्या करते रहते हैं बेटा एनजीओ या कंज्यूमर एसोसिएशन? मार्केट से कोई ना कोई प्रोडक्ट उठाते हैं, उनकी टेस्टिंग करवाते हैं इन सर्टिफाइड लेबोरेटरीज, और जो भी टेस्ट रिपोर्ट का रिजल्ट आता है उसे पब्लिश करते रहते हैं अपने पीरियोडिकल जर्नल्स में, ताकि कंज्यूमर को बता सके प्रोडक्ट काफी अच्छा है, ये प्रोडक्ट काफी खराब है, इसको बाय ना करो, उनके खिलाफ मुकदमा करो, ये सब कुछ। ठीक है जी। अब बेटा केस स्टडीज को स्टार्ट करते हैं। बेटा फर्स्ट केस स्टडी पढ़ना शुरू कर रहे हैं। कहता है स्टेट एनी 6 फंक्शंस व्हिच द एनजीओ कैन परफॉर्म टू इम्पार्ट नॉलेज एंड एजुकेट कंज्यूमर। कोई भी 6 फंक्शन एनजीओ के, बेटा ये तो लिख के जाएंगे, कोई भी 6 की तो कहानी है ही नहीं मुश्किल। डन, आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं।
एक मिनट, रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। स्टेट द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय कंज्यूमर वॉइस फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट बाय कोटिंग लाइन फ्रॉम द अबव पैरा। और अगर आप फर्स्ट लाइन पढ़ोगे तो आपको पहली लाइन में पढ़ता लगता है कि ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है। बाबू पहले तो इसने ये कहा कि आप कंज्यूमर वॉइस के फंक्शन बता दो लाइन कोट करके, और पहली लाइन में मुझे पता लगे कि वो है ही कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, तो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ के फंक्शन ही तो बताने हैं। ठीक है, बता देंगे, तो उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, लेकिन लाइन कोट करके। अब हमने पढ़े हैं 6-7, देखते हैं कौन सी लाइन से हम क्या ढूंढ पाते हैं। बाबू सेकंड लाइन कुछ मिला, कुछ मिला। कहता है इट ऑर्गेनाइज्ड वर्कशॉप इन द मंथ ऑफ दिसंबर इन दिल्ली एनसीआर फॉर कंज्यूमर। यही है एक फंक्शन, तो पढ़ा था ना आपने, मेरे नोट्स में शायद 4th नंबर पे है। दे कंडक्ट सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप टू क्रिएट कंज्यूमर अवेयरनेस। ठीक है ना, या फोकस ऑन द प्रॉब्लम ऑफ कंज्यूमर, ऐसा ही था कुछ। आगे बढ़ जाए बाबू, पढ़ना नेक्स्ट लाइन, पढ़ते चलो, पढ़ते चलो। बिल्कुल पढ़ते चलो जब तक यहाँ ना पहुंचो ऑर्गेनिक फूड तक। यहाँ तक कुछ मिला? कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट पढ़ना। People were informed that the organization regularly tests sample to detect adulteration like presence of heavy metal और pesticides। ये जो लाइन है, टेस्टिंग की बात चल रही है, वही पॉइंट जो मैंने अभी पढ़वाया। तो कैरी आउट कंपैरेटिव टेस्टिंग इन द accredited laboratories and publish result in the periodical journals। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब वो नेक्स्ट लाइन, the result of the test are published in their monthly magazine Consumer Voice to make the people aware of the quality of different products। They publish periodicals and journals। सबसे पहला पॉइंट था मेरे नोट्स में, तीसरा रोल डन। आगे बढ़ जाओ। It also provide aid and legal advice to the consumer in seeking a remedy। legal assistance to get a legal remedy। लास्ट पॉइंट यही था कि लीगली हेल्प भी करते हैं अपने मेंबर कंज्यूमर्स को। ठीक है, डन। 4 रोल थे, चारों हमने बेटा आइडेंटिफाई कर दिए। नेक्स्ट वन सिंपल केस है, पढ़ना एक बार फटाफट से। कंपनी ने बात नहीं सुनी, डीलर ने उसकी बात नहीं सुनी, कोई दिक्कत नहीं, कोर्ट है सुनने के लिए। पहले आपकी बात को सुना जाएगा, अगर जस्टिफाइड हो गए तो कंपनसेशन भी मिलेगी, यानी कि राइट टू हियर, राइट टू बी सीक्रेट रेजर। ठीक है जी। देखो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे अभी भी गलत लगता है, राइट टू बी हियर्ड लिखना, क्योंकि इसने पूछा था सजेस्ट द राइट्स दैट विवेक में एक्सरसाइज इन अबव केस। राइट्स दोनों लिखना, राइट टू बी हियर्ड, राइट टू सीक्रेट रेजर। ठीक है, नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं, पढ़ो चलो। एन्यूमरेट द राइट्स ऑफ कंज्यूमर व्हिच रीटा शर्मा वाज एबल टू एक्सरसाइज विद द हेल्प ऑफ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। बेटा कौन से राइट्स वो एक्सरसाइज कर पाई है? अच्छा जी, अब ये तो भैया केस पढ़ के पता लगेगा कौन से राइट को एक्सरसाइज कर पाई है। शुरू के 2 पैरा पढ़ना फटाफट से, स्पीड बढ़ाकर, जल्दी से। डन, शुरू के 2 पैरा पढ़े। कुछ भी नहीं था 2 पैरा में काम, इसलिए पढ़वाए, तीसरा मैं पढ़ू। ठीक है, मैं वैसे आपको बता देता हूँ, ये बात केस स्टडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कोई केस स्टडी मल्टीपल पैरा में डिवाइडेड होगी
तो पहला पैराग्राफ तो जनरली यूजलेस होगा। और अगर आप एक जगह कहोगे मैं एक जगह प्रूव करूंगा, 20 जगह कहोगे मैं 20 जगह प्रूव कर दूंगा। ठीक है जी, आगे बढ़ो। थर्ड वन कहता था ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्ड हर बाय एक्सप्लेनिंग टू हर लीगल प्रोसीजर एज वेल एज एजुकेटेड हर अबाउट हर राइट्स एज अ कंज्यूमर एंड हेल्प्ड हर इन फाइलिंग अ कंप्लेंट एंड गेटिंग रिलीफ। बेटा आपको आपके राइट समझा रहे हैं, लीगली हेल्प कर रहे हैं, सब कुछ। कौन सा राइट? राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, आपको राइट एजुकेट होने का। ठीक है जी। उसके बाद कंप्लेन तक फाइल करा दी, कहता है विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रीटा वाज एबल टू गेट हर मनी बैक फ्रॉम द स्टोर, और उसको बाद में पैसे भी वापस मिल गए। भैया अगर कंप्लेन कराई राइट टू बी हेड, और उसके बाद पैसे भी वापस मिल गए, कंपनसेशन भी आ गई, राइट टू सीक रिड्रेसल। डन, पक्की बात। आगे बढ़ जाए, चलो जी नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं। स्टेट एनी टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज व्हिच हैव बीन डिस्चार्ज्ड बाय सुमन बिसाइड आस्किंग फॉर कैश मेमो। बेटा यानी कि केस पढ़ना ही पड़ेगा। उसने कहा कोई भी दो रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दो जो डिस्चार्ज किया सुमन ने कैश मेमो के अलावा वाली दो। अच्छा जी देखेंगे, एक्सप्लेन द टू राइट्स बीइंग डिस्कस्ड इन अबव केस। तो भैया काम चल नहीं सकता केस पढ़े बिना। पढ़ो जी फटाफट से एक बार। चलो जी, कैश मेमो के अलावा कौन से दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको लगता है पूरी की हैं उसने? ये लगता है कुछ? बी अवेयर अबाउट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट सो दैट एन इंटेलिजेंट एंड अ वाइज चॉइस कैन बी मेड। इसके अलावा उसने स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स खरीदा, तो यहाँ से भी हो सकता है बाय ओनली स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट। 10 look for the ISI mark on the electrical appliances, hallmark on jewelry, FPO mark on the food product। यहाँ पर उसने इंस्ट्रक्शन बुकलेट भी पूरी पढ़ दी स्टेप बाय स्टेप। लर्न अबाउट द वेरियस रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट, फॉलो मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शन एंड यूज द प्रोडक्ट सेफली। तीनों बातें लिख के जा सकती हैं। कौन से दो राइट डिस्कस किए गए? बेटा अगर उसने स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट खरीदा है, राइट टू सेफ्टी तो पक्का मिलेगा। उसके अलावा उसने ना सैंडविच टोस्टर ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारे देखे, कईयों को कंपेयर करा, ये किया वो किया, राइट टू बी अश्योर्ड, राइट टू चॉइस था उसके पास। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। राइट टू चॉइस मत लिखना यार, बस राइट टू बी अश्योर्ड लिखना, पेपर में गलती नहीं होनी चाहिए किसी भी हाल में। स्टेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी विच सुमित हैड टू फुलफिल एज अ अवेयर कंज्यूमर टू गेट द सर्विसेज ऑफ कंपनी, और कौन से दो राइट सुमित को मिलते अगर उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की होती। पहला पॉइंट तो ये पूछ रहा है कि उसको एज अवेयर कस्टमर कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी चाहिए थी, उसने करी नहीं होगी। और कह रहा कौन से दो राइट मिलते अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की होती। अच्छा पढ़ना जरा एक बार केस फटाफट से, आप ही बताएंगे इसका आंसर, जल्दी पढ़ दो जी। बेटा आगे बढ़ते हैं। ये पढ़ तो लिया था ना आपने? ठीक है, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करी उसने? मैन्युफैक्चरर की इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करी, है ना? ना तो राइट टू बी हेड, ना तो राइट टू बी सीक्रेट रेसल मिलेगा। फॉलो करता तो दोनों मिल जाते, बात भी सुनी जाती, कंपनसेशन भी मिलती। आगे बढ़ जाओ सेवेंथ की तरफ, फटाफट से पढ़ के खत्म करना। आपको एक लाइन दी गई है, उसमें पूछा गया कौन सा राइट है। लाइन ये है, एनकरेजिंग कंज्यूमर टू स्ट्रांगली प्रोटेस्ट। एनजीओ का ही फंक्शन है। वो कहता है कि ये कंज्यूमर को एनकरेज करती है कि प्रोटेस्ट करो। प्रोटेस्ट करने का मतलब होता है केस करो, एंड टेक एक्शन अगेंस्ट अनस्क्रपचुअल, एक्सप्लॉयटेटिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ सेलर। बेटा इन सब प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करो मतलब केस करो। मतलब कौन सा राइट? राइट टू बी है, सीधा सीक्रेट रेसल में मत जाना, पहले आपकी बात ही सुनी जाती है। अगर आप ठीक होते हो तो कंपनसेशन, तो बात सिर्फ राइट टू बी हर्ड की चल रही है। ओके आगे बढ़ जाओ।
बाबू अब सिंपल है, दो चार क्वेश्चन तो फटाफट से इसको खत्म कर सकते हैं। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टू कंज्यूमर राइट्स व्हिच आर बीइंग डिस्कस्ड अबव और स्टेट एनी वन अदर रिलीफ फॉर व्हिच कोर्ट में गिव डायरेक्शन टू द स्टोर बिसाइड्स द वन स्टेटेड अबव। एक आध रिलीफ डिस्कस किया गया, कहते हैं इसके अलावा कौन सा और रिलीफ कोर्ट दे सकते हैं, ये बताना। पढ़ना फटाफट से। डन डन। बाबू एक बात बताओ, अच्छा जब आपने ये शुरू के दोनों रिक्वायरमेंट पढ़ी, आपको आंसर का पता नहीं लगा ए पार्ट के? दोबारा पढ़ना है मिनट रिक्वायरमेंट। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टू कंज्यूमर राइट्स व्हिच आर बीइंग डिस्कस्ड अबव। कौन से दो कंज्यूमर राइट डिस्कस हुए हैं? तो ये पूछा स्टेट एनी वन अदर रिलीफ फॉर व्हिच कोर्ट में गिव डायरेक्शन टू द स्टोर बिसाइड द वन स्टेटेड अबव। ये एक बहुत बड़ा हिंट है। जब इसने कहा कि कोई एक ऐसा रिलीफ और बता तो जो कोर्ट दे सकती है उस रिलीफ के अलावा जो डिस्कस किया गया, यानी कि मानते हो कि यहां पता लग गया कि रिलीफ मिल गया, यानी कि राइट टू सीक रेट्रेसल, यानी कि बात भी सुन ली गई होगी। ये बहुत बड़ा हिंट था कि ये दोनों राइट्स होंगे। ये तो बस ऐसे ही कंफर्मेशन हो गई आपकी, तो कंफर्म था। अच्छा ऐसे केसेस में कोर्ट क्या कह सकती है? मुझे लगता है एक वार्निंग वाली बात आप लिख सकते हो। टू डिसकॉन्ट मतलब लिख तो बहुत कुछ सकते हो, वार्निंग वाली बात स्पेसिफिकली यहाँ काम कर सकती है। ठीक है ना? टू डिसकंटिन्यू द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड नॉट टू रिपीट इन द फ्यूचर। यही थी ना वो लाइन। नेक्स्ट वन बाबू, केस पढ़ना। आइडेंटिफाई द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर बीइंग फुलफिल्ड बाय गीतिका अकॉर्डिंग टू यू एट व्हिच लेवल ऑफ रिड्रेसल मशीनरी शुड गीतिका फाइल अ केस। 1 करोड़ तक है तो डिस्ट्रिक्ट, 1 से 10 तो स्टेट, उसके बाद नेशनल। सजेस्ट एनी टू रिलीफ दैट द कोर्ट में प्रोवाइड टू गीतिका इन केस इट इज कन्विंस्ड अबाउट द जेन्युइननेस ऑफ कंप्लेंट। ठीक है जी बेटा, एक बार फटाफट से पढ़ना। चलो जी बेटा, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने पूरी करी? शी फाइल्ड अ कंप्लेंट इन एन एप्रोप्रिएट कंज्यूमर फॉरम। 8th नंबर पे लिखा हुआ है बेटा नोट्स में, रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइल अ कंप्लेंट इन एन एप्रोप्रिएट कंज्यूमर फॉरम इन केस ऑफ शॉर्टकमिंग इन द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस अवेल्ड, डू नॉट फेल टू टेक एक्शन इवन व्हेन द अमाउंट इन्वॉल्व्ड इज वेरी स्मॉल। ठीक है ना जी, उसने वही किया। ठीक है जी, और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का जिक्र ही नहीं है इसमें। उसके बाद आपसे पूछा गया कहां पर केस होगा? बेटा अमाउंट कहीं पर भी नहीं बताई गई, पर ऑब्वियसली यार इस ट्रिप की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकती, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन। ठीक है जी, उसके बाद कौन से दो रिलीफ मिलने चाहिए? एक तो वही लिखो जो वो मांग रही है, रिफंड मिलना चाहिए उसको। एक बात आप ये भी लिख सकते हो कि पेनल्टी या पेनिटिव डैमेजेस वाली बात लिख तो बहुत कुछ सकते हो, डिसकंटिन्यू वाली बात भी लिख सकते हो, वार्निंग वाली बात। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलो जी, नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द कंज्यूमर राइट व्हिच इज बीइंग वायलेटेड इन अबव केस। फटाफट से पढ़ना, फटाफट से, जल्दी से। मैं बेटा एक एग्जांपल ही ढूंढ रहा था, आई होप मुझे एग्जांपल भी मिल चुका है। ये वाली बात पढ़ना। यूटीएस ऑन मोबाइल एक ऐप है, आपको पता है यूटीएस? ठीक है ना जी, जैसे कि किसी स्टेशन पर बेटा अगर बहुत भीड़ है और मुझे प्लेटफॉर्म टिकट चाहिए या मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है जी, और टिकट नहीं मिल पा रही, बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी है,
तो ऐसे सिचुएशन में ना बेटा आप यूटीएस से टिकट बुक कर सकते हो, ठीक है जी। और मैं यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो अभी मेरे का लिखा हुआ, सर्विसेज ऑफ यूटीएस ऑन मोबाइल विल नॉट बी अवेलेबल फ्रॉम 12 आवर्स ऑफ 23rd ऑन 25 टू 12:30, मतलब 12 बजे से लेकर 12:30 तक मेरे पास ये सर्विसेज नहीं होंगी 23 तारीख को, ठीक है जी। अभी 23 जनवरी की बात है ये। अब बेटा आप खुद समझ लो इस चीज को, एक कल रात की ही बात है, ठीक है जी। मेरे पास लेटेस्ट एग्जांपल था तो मैंने लेटेस्ट दे दिया। अभी जो बदरी के साथ हुआ वो यही नहीं हुआ, अभी जो बदरी के साथ हुआ इस केस में वो यही नहीं हुआ कि बेटा उसका शायद कार्ड काम नहीं कर रहा था, ठीक है जी। क्योंकि बैंक ने इन्फॉर्म नहीं किया कि इस टाइम से लेकर इस टाइम तक कार्ड काम नहीं करेगा आपका, उसको ह्यूमिलेशन फेस करना पड़ा बहुत ज्यादा। यही हुआ ना, यही नहीं हुआ। क्यों क्यों नहीं बैंक बताएगा आपको? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, आप उसकी सर्विस अवेल कर रहे हो, उसे बताना पड़ेगा कि कब मेरी सर्विसेज अनअवेलेबल रहेंगी। मैंने आपको दिखा दिया प्रैक्टिकली ऐसा होता है, हर ऐप बता रहा होता है आपको। मैंने पिछली बार एचडीएफसी का एग्जांपल दिया था, मैंने कहा बोर ना हो जाओ, मेरे पास हमेशा मेल आती है एचडीएफसी की, कब उनकी नेट बैंकिंग काम नहीं करेगी, कब उनका एटीएम कार्ड काम नहीं करेगा, हमेशा आती है। मैंने कहा खाली वही एग्जांपल ना दो, मैंने एक नया एग्जांपल दे दिया, अभी कल रात को ही हुआ मेरे साथ तो, ठीक है जी। क्लियर है जी बात? आगे बढ़ जाए, चलो जी। नेक्स्ट केस बेटा कहता है आइडेंटिफाई द कंज्यूमर राइट बीइंग वायलेटेड इन द अबव केस, और कौन सा राइट फॉलो हुआ है, कौन सा वायलेट हुआ है, कौन सा राइट फॉलो हुआ है, एक बार फटाफट से पढ़ दो जी, स्पीड बढ़ाकर। राइट टू सेफ्टी नहीं है, राइट टू बी हर्ड। चलो जी बाबू, कंपनसेशन मिली नहीं है, सीक्रेट रसल मत लिखना। सुलोचना टुक द मैटर टू द कंज्यूमर कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट में ले गई है मैटर, बात सुनी जा रही होगी। लेकिन आगे बढ़ो, क्या कहता है, ब्रॉट दोस रिस्पांसिबल टू सरफेस एंड डिमांडेड अ पेनल्टी एंड कंपनसेशन, उसने डिमांड की है, मिली नहीं है अभी। कहीं कंपनसेशन वर्ड देख के पागल हो रहे हो, बी वेरी पेशेंट, ठीक है ना। चलो जी बाबू, ये एक्चुअली में ऐसा हुआ है मैटर, पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर बीइंग हाइलाइटेड इन अ अबव केस, रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर। अच्छा जी पढ़ो। The Consumer Affairs Minister Ramvilas Paswan recently declared that the sale of pack of soft drinks above MRP will now attract a penal action. Moreover, he let stress on an important prerequisite: consumer need to be more aware and file complaint. If there is no complaint, how government can take action? बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात बोलो तो बेटा इसी लाइन में है, और यही मतलब क्या लाइन है, ये एक लाइन है, इसमें से 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी निकल जाएंगी। कहता है कंज्यूमर नीड टू बी मोर अवेयर, अवेयर से ना 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी निकलती है। बी अवेयर अबाउट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट सो दैट एन इंटेलिजेंट एंड अ वाइस चॉइस कैन बी मेड। और फिफ्थ थी मेरे नोट्स में, असर्ट योरसेल्फ टू एंश्योर यू गेट अ फेयर डील। असर्ट का मतलब भी मैंने लिखवाया था अवेयर, अवेयर से ही 2 निकलती हैं। और उसके बाद कहता है एंड फाइल कंप्लेन, इफ देयर इज नो कंप्लेन हाउ गवर्नमेंट कैन टेक एक्शन। फाइल कंप्लेन, कंप्लेन फाइल करो। 8 अभी आई थी, फाइल अ कंप्लेन इन एन एप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम इन केस ऑफ शॉर्टकमिंग इन द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना। डू नॉट फेल टू टेक एक्शन इवन व्हेन द अमाउंट इन्वॉल्व्ड इज वेरी स्मॉल। एक लाइन में यार 3 रिस्पांसिबिलिटी है, आज भी पेपर में आ सकता है, आज भी बहुत ही तगड़ा केस, ठीक है ना जी। नेक्स्ट वन की तरफ बढ़े, चलो बाबू, ये शायद आज की लास्ट होगी, एक बार फटाफट से पढ़कर आप खत्म कर रहे हो। आज के लिए इतना ही है बच्चों, बाय।